हमारा जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट था SKSSC 2 AUKN। एक एक करके सारे क्वेश्चन उठाते हैं। ये टेस्ट SSC CGL का टेस्ट था। 16 अगस्त शिफ्ट थर्ड में हुआ था। ये 16 अगस्त 2017 को थर्ड शिफ्ट में ये टेस्ट हुआ था। देखो CHSL के लिए भी, जैसे मैं CGL के लिए CGL के सारे प्रीवियस टेस्ट उठा रहा हूँ, ऐसे ही आप क्या करो, टोटल 72 टेस्ट हैं जो लास्ट ईयर CHSL में हुए थे। तो 72 टेस्ट हैं, रोज एक टेस्ट उठाना शुरू कर दो। रोज की रोज एक टेस्ट उठाओ और उसको पूरा अटेम्प्ट करो और पूरा उसको एनालाइज करो। ठीक है ना। टेस्ट करने से जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, उससे कई गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट टेस्ट के एनालिसिस से होती है। ये चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस भी की होगी। अगर आप डेली टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो मेरे साथ में, तो ज़रूर मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही होगी। हाँ, अगर आप वही रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। देखो, एक डिसिप्लिन जो चीज़ होती है ना, जो पंक्चुअलिटी जो चीज़ होती है, वही है जो लाइफ में हमारे को सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है। तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। अभी CHSL की तैयारी के लिए CHSL के प्रीवियस सेट्स लगाना शुरू कर दो। और जो CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो CGL मेंस का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, उनका अब 20 दिन का टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए, अब ज़्यादा नई चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। जितना हमने किया है उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। जितना भी हम कर चुके हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। टेस्ट लगाओ, डेली डेली आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, 2-2 घंटे के टेस्ट लगाओ, बिल्कुल लगाओ। उनको एनालाइज करो, देखो हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कौन सा सेक्शन वीक है। इंग्लिश की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो एटलीस्ट 50 मार्क्स की जो नरेशन और एक्टिव पैसिव आनी है, ये चीज़ आप एंश्योर करो कि आपके 50 में से 49 मिनिमम क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। टारगेट 100% एक्यूरेसी का लेके चलेंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन की हम लीवे ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये चाहिए हमें कि हमारे 100% क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, एटलीस्ट एक्टिव पैसिव और नरेशन की। क्योंकि वहाँ के 50 मार्क्स तो सब लेने वाले हैं। अगर हम वहाँ पे पिछड़ेंगे ना तो हम पिछड़ जाएंगे। तो पिछड़ना नहीं है, हमें यहाँ पे तो एटलीस्ट पूरे स्कोर करना है। बाकी जगहों पे भी जैसी आपकी अभी तक तैयारी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ो आगे, लेकिन अभी तक की जितनी भी चीज़ें कर ली हैं उन चीज़ों को परफेक्ट करो। क्लोज टेस्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, पैसेजेस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ जितनी वोकैब अभी तक आप कर चुके हो, नई वोकैब के चक्करों में मत पड़ो। जितनी वोकैब आप अभी तक कर चुके हो, जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो ईडियम्स, फ्रेजेस वगैरह जितना भी कर चुके हो, वो सब चीज़ों को रिवाइज करो। टोटली रिवीजन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना। आगे देखो, देख रहे हैं हम इसको। कह रहा है ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय कार। देखो, हालांकि ना मतलब अगर मैं ग्रामेटिकल बात करूं और कंपटीशन एग्जाम्स की बात करूं ना, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है? क्योंकि जनरली देखो, पंक्चुएशन का एरर मार्क नहीं होता। अगर मैं सेकंड पार्ट में फुट के बाद कॉमा लगा दूं, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, कॉमा लगा दिया, ही वेंट देयर बाय कार, तब ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एसएससी ने इसके थर्ड पार्ट में एरर दिया है। एसएससी का मानना है कि ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट। अगला नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो तो आप इसके अंदर कोई कंजंक्शन दो या कुछ कुछ ऐसा करो कि जिससे वो दोनों सेंटेंसेस अलग हो सकें। तो थर्ड पार्ट में एसएससी ने इसमें एरर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। शी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली। अच्छा, पिछले सेंटेंस में एक चीज़ और, ये टू द टेम्पल, कईयों को ये लग रहा था सर टेम्पल के साथ दा नहीं आता। तो देखो, एक चीज़ होती है, यस, टेम्पल के साथ दा आता भी है और टेम्पल के साथ दा नहीं भी आता। जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इन सब के साथ दा लगता भी है और नहीं भी लगता। इन सब के साथ दा तब नहीं लगता जब आप उसी पर्पज़ से जा रहे हो जिस पर्पज़ के लिए वो बने हैं। जैसे स्कूल में अगर पढ़ने जा रहे हो तो स्कूल के साथ आपको दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन स्कूल में अब मैं स्कूल में, पड़ोस में कोई स्कूल है, मैं वहाँ चला गया अपने अंकल से मिलने के लिए, तो मुझे वहाँ पे दा लगाना पड़ेगा।
ठीक है। अब नॉर्मल सेंटेंस दे रखा है आई वेंट टू द स्कूल और फुल स्टॉप है, अब आगे कोई पर्पस है नहीं, तो हम इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि दा क्यों लगाया। हमें अगर पर्पस गिवन होता कि पढ़ने जा रहा हूँ तब हम दा हटा सकते थे, या पर्पस गिवन होता कि पढ़ने के अलावा कुछ और करने जा रहा हूँ तब हम दा लगा सकते थे। लेकिन जब गिवन कुछ भी नहीं है कि पर्पस क्या था, जैसे इसमें दिया ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय कार, तो इसके अंदर भी कोई पर्पस नहीं गिवन है कि टेम्पल में क्या करने गया है, तो दा लगा रखा है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखो, शी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7। असेंडेड टू, देखो असेंड का मतलब होता है गो अप और क्लाइंब, और असेंड के बाद ना टू लगाने की जरूरत नहीं होती। शी असेंडेड द थ्रोन मतलब वो थ्रोन पे आके बैठ गई, गद्दी संभाल ली उसने एट द अर्ली एज ऑफ 7, 7 साल की एज में ही। आगे देखो, कह रहे नेहाज मदर वॉज अनोयड विद हर एज शी कुड नॉट डैश हर एग्जामिनेशन। कह रहे नेहा की मदर उससे अनोयड थी एज शी कुड नॉट गेट ऑफ हर एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो ऑप्शन है गेट ऑफ, इसका मतलब होता है टू लीव ए प्लेस, किसी जगह को छोड़ना। सेकंड ऑप्शन जो है गेट ऑन, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। ठीक है। तो नेहाज मदर वॉज अनॉयड विद हर एज शी कुड नॉट कंटिन्यू हर एग्जामिनेशन, पहला हो गया टू लीव ए प्लेस। गेट अपॉन जो होता है ये भी गेट ऑन होता है टू कंटिन्यू समथिंग, और गेट थ्रू जो है इसका मतलब होता है टू सक्सीड। ठीक है। तो नेहाज मदर वॉज एनॉयड विद हर, वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। क्यों गुस्सा थी? बिकॉज शी कुड नॉट सक्सीड इन हर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई शैल डैश हर इफ शी अपोलोजाइज टू मी फॉर हर मिसबिहेवियर। आई शैल डैश हर इफ शी अपोलोजाइज टू मी फॉर हर बिहेवियर। कह रहा है मैं उसको ना माफ़ कर दूंगा, मतलब डैश कर दूंगा अगर वो मुझसे माफ़ी मांगती है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आई शैल पार्डन हर, पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। सेकंड ऑप्शन है फॉरगिव हर, फॉरगिव का मतलब भी होता है माफ़ करना। आई शैल पनिश हर, मैं उसको पनिश करूँगा, पनिश तो नहीं हो सकता, माफ़ ही करेगा अगर वो माफ़ी मांग रही है तो। और रेप्रीमांड, रेप्रीमांड जो वर्ड होता है, रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो फटकारेगा भी नहीं, अगर वो माफ़ी मांगेगी तो माफ़ करेगा। अब दो ऑप्शन है हमारे पास माफ़ करने वाले, एक ऑप्शन था पार्डन, एक ऑप्शन था फॉरगिव। देखो पार्डन जो वर्ड होता है ना, ये जनरली मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है। कोर्ट जब अगर किसी को छोड़ता है, माफ़ी देता है, ठीक है ना, किसी क्रिमिनल को, किसी की पनिशमेंट को कम किया जाता है, तो उसमें होती है पार्डन। ठीक है। लेकिन हम जब जनरल सेंस की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं फॉरगिव। तो आई शैल फॉरगिव हर, वैसे देखो दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम फॉरगिव यूज़ करते हैं, लेकिन कोर्ट वर्ड की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं पार्डन। तो आई शैल फॉरगिव हर इफ़ शी अपोलोजाइज टू मी फॉर हर मिसबिहेवियर। अगला देखो, हमें सिनोनिम बताना है इबुलियंट वर्ड का। देखो जो इबुलियंट वर्ड है, इबुलियंट का मीनिंग होता है एनर्जेटिक। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिसीटफुल, डिसीटफुल तो होता है ट्रिकी, डिसऑनेस्ट, धोखेबाज, इस सेंस में होता है। इनसिंसेरिटी, ये भी धोखेबाजी हो जाती है, मतलब कि डिसऑनेस्टी हो जाती है। ठीक है ना, नॉट जेन्युइन। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक होता है इबुलियंट, एनर्जेटिक, तो इसका आंसर जो बनेगा एंथुजियास्टिक ही बनेगा। और प्रीजुडिस जो वर्ड है ये होता है बायस्ड, पक्षपात। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब होता है, मतलब ट्रक्यूलेंट, ट्रुक्यूलेंट जो होता है ना, ये ऐसा होता है जनरली जो ना लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है। वन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट, वन हु इज़ लाइकली टू आर्ग्यू अ लॉट, ईगर टू फाइट। बेलिजरेंट जो वर्ड हो गया, बेलिकोज हो गया, वो इसके सिनोनिम्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज फिरोशियस। फिरोशियस जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है वॉयलेंट, क्रूल। ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा इसका सिनोनिम मान सकते हैं, लेकिन पहले अगले ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज लग्जरियस। लग्जरियस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आलीशान। थर्ड ऑप्शन इज लशियस, लशियस का मीनिंग होता है टेस्टी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिलीशियस, डिलीशियस का मीनिंग भी होता है टेस्टी।
तो ट्रुकुलेंट जो वर्ड हो गया, इसका मीनिंग हो गया फिरोशियस, इसका सिनोनिम हो गया फिरोशियस। अगला देखो, अगला है निगार्डली। निगार्डली का मतलब होता है माइजरली, मतलब कि कंजूस। ठीक है, हमें हमें इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज मिंजी। मिंजी जो वर्ड है ना, ये हमारी हमारी लैंग्वेज से ही उठाया हुआ वर्ड है। मैंने आप लोगों को क्लासेस में कई बार बताता हूँ, जैसे कि अंग्रेज़ों को आता तो कुछ नहीं, सीखते हमसे ही हैं। तो हमसे ही उन्होंने ये चीज़ सीखी। हमने हमने वर्ड, हमारी लैंग्वेज में हम एक वर्ड बोलते हैं मुंजी। वो मुंजी को, जैसे मैंने कई बार बताया भी आपको क्लासेस में, खिचड़ी का खाचड़ी, तो खिचड़ी खाचड़ी वाली कहानी सुनाई थी, वैसे ही मिंजी का मुंजी का मिंजी हो गया। ठीक है ना, टुच्ची का टिच्ची होता है, मुंजी का क्या हो गया, मिंजी हो गया। ठीक है ना, तो मिंजी जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है मुंजी, यानी कि माइजरली, कंजूस। ठीक है, इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट तो हो गया मतलब जो जिसमें एफिशिएंसी ना हो, अक्षम वर्ड होता है हिंदी के अंदर। फिर है जेनरस। देखो निगार्डली जो वर्ड होता है ना, ये जेनरस नहीं होता मनी से, और जेनरस होता है दयालु, मतलब पैसे खर्चने की टेंशन नहीं लेता ये। और सिनफुल, सिन तो हो जाता है पाप, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है जेनरस। नेक्स्ट इज डिसिडेंट। डिसिडेंट जो वर्ड होता है ना, डिसिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो जनरल पॉलिसी को, मतलब अपनी पार्टी की पॉलिसी को अपोज करता है, डिसएग्री होता है जो। ठीक है ना, डिसएग्रीमेंट में हो जो बंदा, अपोज करे जो। ऑप्शंस हैं एलियनेटेड। एलियनेटेड का मतलब भी होता है अलग हो जाना, एलियन हो जाना। आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट जो वर्ड होता है वो उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो जनरली ट्रेडिशनल जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना उनको फॉलो नहीं करता, अनऑर्थोडॉक्स होता है जो। ठीक है, डिविसिव। डिविसिव भी होगा, डिवाइड करने वाला, विभाजन से रिलेटेड। ठीक है ना, और डिसिडेंट का जो एंटोनिम बना वो फोर्थ ऑप्शन बना, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, जो जो बिलीव करता है पॉलिसी के अंदर। डिसिडेंट होता है जो बिलीव नहीं करता पॉलिसीज के अंदर। अगला देखो, इडियम है बियर द पाम। देखो बियर द पाम जो है ना, इसका मतलब होता है टू विन। बड़ा बेसिक सा इडियम है ये, जनरली अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको मिल जाना चाहिए, न्यूज़पेपर्स के अंदर यूज़ होता है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है टू विन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है, देखो जैसे होता क्या है कि लाइफ में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे पसंद ना करने से, ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम पसंद नहीं करते लेकिन उसके अंदर कोई क्वालिटी है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। मतलब किसी चीज़ को ये मानना कि आप जिसको पसंद नहीं करते उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन है ना, टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस होता है मतलब वही कुख्यात, बदनाम, ऐसे पर्सन को क्रेडिट देना, उसको बोलते हैं टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। टू पनिश द रॉन्ग पर्सन, टू लेट द एनिमी लर्न द लेसन, टू स्टैंड इन द वे ऑफ। नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहे नो सूनर द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड then there was a rush on online website for pre-booking the same। देखो इस क्वेश्चन के अंदर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट है। जब भी हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, सेल्डम, ऐसे नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस में इन्वर्जन होता है। ठीक है, और इन्वर्जन, इसके अंदर इन्वर्जन होना चाहिए। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है नो सूनर द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड। सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो पास्ट के अंदर हमारा इन्वर्जन होगा डिड से, तो सेंटेंस बनना चाहिए नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर। और सेकेंड ऑप्शन जो है नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहे द इक्विपमेंट इज अडेप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्रीज। कह रहे ये जो इक्विपमेंट है ये अडेप्टेड टू है कॉटन इंडस्ट्रीज।
देखो, अडाप्ट टू, जैसे आई अडाप्टेड टू द सिचुएशन, ठीक है, मैंने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द इक्विपमेंट इज अडाप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्रीज। इक्विपमेंट अडाप्टेड है, अडाप्ट का मतलब होता है ना ढाल लेना, तो अडाप्ट टू का तो मतलब होता है खुद ढाल लेना। और एक होता है अडाप्ट फोर। अडाप्ट फोर का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना ताकि वो किसी नई चीज के लिए सुटेबल हो जाए, टू मेक समथिंग सुटेबल। अब इक्विपमेंट अपने आप नहीं ढलेगा, इक्विपमेंट को ढाला जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ अडाप्टेड टू क्या होना चाहिए, अडाप्टेड फोर। अडाप्ट टू तो होता है खुद से ढलना, किसी चीज के किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुटेबल कर लेना अपने आप को। और अडाप्ट फोर होता है ही अडाप्टेड मी फॉर द सिचुएशंस, तो उसने मुझे ढाल दिया सिचुएशंस के लिए, ठीक है। किसी चीज को चेंज जब कोई और करता है तब वहां पे आप यूज करते हो अडाप्टेड फोर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स। ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्टीव डो। स्टीव डो जो वर्ड है वही इसका राइट आंसर है। ये वही बंदा होता है, स्टीव डोर वही होता है जो लोडिंग करता है या अनलोडिंग करता है शिप्स के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसग्रेसर। देखो, ट्रांसग्रेस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी कानून को तोड़ना, ट्रांसग्रेसर हो गया कानून को तोड़ने वाला। लेपिडिस्ट जो वर्ड होता है ये उस बंदे के लिए यूज होता है जो स्टोन्स की कटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, उनको बोलते हैं लेपिडिस्ट। और रेटिसेंट होता है बिल्कुल मतलब इंट्रोवर्ट, अलूफ, जो शांत रहता है, जो ज़्यादा अनफ्रेंडली होता है लोगों के साथ। फिर कह रहे हैं बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। ऐसे बिलीफ जो जनरली एक्सेप्टेड से बिल्कुल अपोजिट हो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है आह्वान करना। जनरली हम प्रेयर्स के अंदर गॉड को इन्वोक करते हैं, तो वहाँ से है ये वर्ड। इनकोग्निटो, आपने अगर गूगल क्रोम आप चलाते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा राइट हैंड साइड पे, गूगल क्रोम कभी भी चलाओ तो उसके अंदर आपने देखना राइट हैंड साइड पे ना 3 डॉट्स बनी हुई होती हैं बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में। तो वो कॉर्नर में 3 डॉट्स को दबाओ जिससे जिस पे लिखा आता है, ऑप्शंस आते हैं, फिर न्यू टैब, सेकंड ऑप्शन आता है न्यू इनकोग्निटो टैब। ये इनकोग्निटो टैब का मतलब होता है जहाँ उस पर अगर आप कुछ भी करोगे तो उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। इनकोग्निटो जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है हाइडिंग आइडेंटिटी। अगला देखो, हेरेसी। हेरेसी जो वर्ड है, हेरेसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हेरेसी का मतलब ही होता है एक ऐसा बिलीफ जो जो ओपोजिट हो जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ से। और मर्सिनरी जो वर्ड है ये यूज़ होता है मतलब ऐसे लोगों के लिए जो जो जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। मर्सिनरी एक टाइप के मतलब आप नौकर भी मान सकते हो, वो बोलते हैं ना भाड़े के टट्टू, तो उसको भी इंग्लिश में मर्सिनरी बोला जाता है। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं हो, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। फिर क्या है, अच्छा, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। फर्स्ट ऑप्शन टुमारो, ओके स्पेलिंग, अकर OCCU, डबल आर होता है। अकरेंस जो वर्ड है ना इसमें डबल आर होता है, इसी की स्पेलिंग गलत है। टेम्परेचर और प्रेफरेबल ये तो स्पेलिंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीडिंग। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, तो RECED होता है। RECEED नहीं होता, प्रोसीड में तो डबल ही होता है, लेकिन रिसीड में CEDE होता है ना। तो रिसीडिंग की ही स्पेलिंग गलत है। सिमेट्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है शमशान घाट। पैरेललोग्राम आप मैथ्स में पढ़ते होगे, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं शायद हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और रिहर्सल जो वर्ड होता है, रिहर्सल तो जैसे कोई नाटक वगैरह रामलीला वगैरह करते हैं तो उससे पहले वो लोग रिहर्सल करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोल देते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं पहले उसको बोल देते हैं रिहर्सल, ठीक है। अगला देखो, PQRS है, पढ़ते हैं देखो। कह रहा है इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेजेस आर सेटिस्फाइड देयर बाय itself then the peasants will usually utilize their spare time।
कह रहा है अगर सारी रिक्वायरमेंट्स विलेजेस की सेटिस्फाई कर दी जाएं वहीं पे ही, तो जो पीजेंट्स होंगे, पीजेंट्स जो वर्ड है ना ये यूज़ होता है रूरल पीपल के लिए या यूज़ होता है फार्मर्स को डिनोट करने के लिए। अभी हमें नहीं पता रूरल पीपल को डिनोट कर रहा है या फार्मर्स को डिनोट कर रहा है। तो कह रहा है तो जो पीजेंट्स हैं चाहे फार्मर्स या रूरल पीपल, वो अपने स्पेयर टाइम को यूज़फुली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिजन्स। आर्टिजन्स जो वर्ड होता है ये होता है वही कारीगर के लिए। ठीक है, पीजेंट्स इसका सिनोनिम कहा जा सकता है, क्योंकि भाई विलेज आर्टिजन्स तो विलेज में तो पीजेंट्स ही होते हैं, फार्मर्स ही होते हैं। अच्छा, कह रहे लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिजन्स। फिर आर में लिख रहा है दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द एडुकेटेड पीपल ऑफ द विलेजेस। कह रहे हैं इससे सारे के सारे एडुकेटेड पीपल ऑफ द विलेजेस जो हैं उसकी उनकी उनको भी क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और एस में कह रहा है हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल लाइफ। कह रहा है हैविंग डिस्कस्ड, हमने डिस्कस कर ली है प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल लाइफ। देखो एस का क्यू के साथ तो पेयर बन रहा है। कह रहा है हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल लाइफ लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिजन्स। एस और क्यू ना एक साथ आएंगे। अब एस और क्यू के ऑप्शंस देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है एस और क्यू, और फोर्थ ऑप्शन में है एस और क्यू। फर्स्ट ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें एस क्यू पी आर दिया है, पढ़ लेते हैं एक बारी। कह रहे हैं हैविंग डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल लाइफ लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिजन्स। कह रहा है इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेजेस आर सेटिस्फाइड देयर बाय इटसेल्फ। कह रहा है कि विलेज के अंदर ही सब लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो तो जो पीजेंट्स होंगे वो अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ करेंगे। दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द, अच्छा एडुकेटेड पीपल को भी मिलेगा, भाई सही बात है। अगर गांव के अंदर ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वहाँ के लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन एक बारी पी एस क्यू आर और को देख लेते हैं। पी इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेजेस आर सेटिस्फाइड। S having discussed the problems. Q let us consider. R this will also, ना 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 ना, R और Q का तो आपस में कोई लिंक ही नहीं बन रहा। ठीक है ना, लिख ही रहा है दिस विल ऑल्सो, तो यानी इससे पहले कोई चीज़ और हुई है जो कि P में हुई है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है SQPR। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रैक्टिकल फार्मिंग इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग। कह रहा है जो प्रैक्टिकल फार्मिंग है ना उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड है, नॉलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग। अच्छा, दीज स्कूल्स नीड नेसेसरली हैव देयर ओन फार्म्स। क्यों तो फर्स्ट हो नहीं सकता, दीज स्कूल्स लिख रहा है ये तो फर्स्ट हो नहीं सकता। तो फर्स्ट और फोर्थ तो हमारा आंसर है ही नहीं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है आर। ये तो हमें आंसर से ही पता लग रहा है, ऑप्शन से हमारे पास हेल्प मिल रही है। कह रहे दीज स्कूल नीड नेसेसरली हैव देयर ओन फार्म्स बिकॉज द विलेज इटसेल्फ विल प्रोवाइड एम्पल फील्ड वर्क फैसिलिटीज़। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो कह रहे हैं इन स्कूल्स के पास अपने फार्म्स होने चाहिए क्योंकि विलेज इटसेल्फ विल प्रोवाइड एम्पल फील्ड वर्क फैसिलिटीज़। अच्छा, मतलब कह रहा है फील्ड वर्क की फैसिलिटीज़ तो खेतों में काम करने की फैसिलिटीज़ तो वहाँ पे ही मिल जाएंगी, तो इनके पास अपने फार्म्स होने चाहिए। ठीक है, आर में कह रहा है एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपलसरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, अल्टरनेटिवली द अर्बन स्टूडेंट्स कैन बी टॉट टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल प्लानिंग एट्सेट्रा। कह रहे हैं एग्रीकल्चर जो है ना कंपलसरी होनी चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, या फिर अर्बन स्टूडेंट्स जो हैं उनको टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल प्लानिंग एट्सेट्रा सिखाया जा सकता है। एस कह रहा है देयर फोर एट दिस स्टेज ओनली थ्योरेटिकल एजुकेशन फॉर द विलेज स्टूडेंट्स वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट। तो कह रहा है कि इस टाइम पे, इस स्टेज पे अगर थ्योरेटिकल एजुकेशन भी दे दी जाए ना विलेज स्टूडेंट्स को उतनी भी काफ़ी है। ठीक है, देखो कोई कोई खास मुश्किल है नहीं इसमें। देखो आर जो है ना, आर
सिंपल सी बात बता रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस है, ऑप्शन से पता लग रहा है। और एस जो है कंक्लूजन दे रहा है देयरफॉर के साथ, एस जो है हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो आर और एस देख लो, लास्ट एक ही में है, सेकंड ऑप्शन, दैट इज आर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ऑप्शंस जो है ना हमारी हेल्प के लिए बनते हैं, ऑप्शंस से कभी कंफ्यूज नहीं होना होता, ऑप्शंस को तो फ़ायदा उठाओ कि, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, मतलब मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, जीएस में भी, इंग्लिश ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। आगे देखते हैं, कह रहा है आई सो हिम लिविंग द मूवी थिएटर, पैसिव बनाना है इसको। तो आई सो हिम का पैसिव बनता है ही वॉज सीन बाय मी, कुछ ऐसा देख लो। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज सीन लिविंग द मूवी थिएटर बाय मी, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लिविंग द मूवी थिएटर ही वॉज सीन बाय मी, ना ना ना, ये ऑप्शन अजीब सा बना दिया इन्होंने। ही वॉज सीन टू बी लिविंग, टू बी लिविंग नहीं हो सकता, ही हैड बीन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स, द प्रिंसिपल कॉल्ड द गर्ल्स एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट। कॉल्ड द गर्ल्स, बुलाया थोड़ी था उसने, तो वहीं खड़े खड़े कहा, जो भी फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा अजीब सा हो गया। द प्रिंसिपल कमांडेड द गर्ल्स दैट दे बी क्वाइट, नहीं दैट दे शुड बी क्वाइट, कुछ ऐसा होना चाहिए, दे मस्ट बी क्वाइट, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। द प्रिंसिपल अर्ज द गर्ल्स टू बी क्वाइट, अर्ज, अर्ज का मतलब होता है परसुएड करना, किसी को कहना। द प्रिंसिपल सेड द गर्ल्स शुड बी क्वाइट, सेड दैट द गर्ल्स शुड बी क्वाइट, ना फोर्थ भी नहीं, तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, अगला है मॉडर्न मैन, वो है क्लोजेस्ट है। मॉडर्न मैन इज इम्प्रीजन्ड बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। कह रहा मॉडर्न मैन जो है ना वो फंसा हुआ है अपने टाइम टेबल और रूटीन में। हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड डैश, ही डजेंट हैव डैश फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर डैश मनी। देखो वही, हमें पहले स्टार्टिंग से ही ऑप्शंस नहीं देखने होते, हमें एक बार सेंस लेनी होती है। तो कह रहा है उसकी लाइफ सारी की सारी केयर और डैश के बीच में फंसी हुई है। ही डजेंट हैव डैश फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज़ एंड ऑक्यूपेशन, उसके पास डैश नहीं है किसी भी चीज़ के लिए अपनी ड्यूटीज़ और ऑक्यूपेशंस को छोड़ के। फॉर डैश मनी, मैन इन ऑल डैश मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज़ एंड इंडीड, कह रहा है हर हर डैश में मैन जो है ना इस डिजीज़ से मतलब कहीं ना कहीं प्रोन है, मतलब खतरा है। इंडीड वी इन इंडिया, इन रियल वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन डैश बाय इट टू एक्सटेंड दैट पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन। अच्छा, कह रहे हैं कि मतलब इंडिया में हम लोगों को ये बीमारी उतनी नहीं लगी हुई जितनी बाहर के देशों में लगी हुई है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजन बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन, हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड, ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ विजडम, ऑल केयर, हमारी लाइफ जो है केयर और विजडम में ख़त्म हो जाती है, केयर और सक्सेस में ख़त्म हो जाती है, केयर और वरी में, या केयर और एनजाइटी में। देखो विजडम और सक्सेस तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, केयर एंड वरी या केयर एंड एनजाइटी, वरी और एनजाइटी दोनों सिनोनिम है, वरी इज इक्वल टू एनजाइटी। ठीक है, लेकिन अब वही यहाँ पे प्रैक्टिकल यूसेज की बात आती है कि क्या फ्रेज़ यूज़ होता है, तो जो फ्रेज़ यूज़ होता है ना वो यूज़ होता है हिज लाइफ इज़ ऑल केयर एंड वरी। हमारी लाइफ जो है ना सारा टाइम बस इन्हीं टेंशन्स में बीत जाती है, किसी चीज़ की केयर करने या किसी चीज़ के लिए वरी करने में। ही डजेंट हैव डैश फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज़ एंड ऑक्यूपेशन, ही डजेंट हैव रिसोर्सेज फॉर एनीथिंग, ही डजेंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, ही डजेंट हैव मटेरियल या मनी। क्या नहीं है आज के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज भी हैं, मटेरियल भी है, मनी भी है लोगों के पास, कमी किस चीज़ की है, टाइम की। ही डजेंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज़ एंड ऑक्यूपेशन फॉर डैश मनी, फॉर मेकिंग मनी, फॉर मिंटिंग मनी, मिंटिंग हम नहीं करते, मिंटिंग तो कॉइन की मिंटिंग होती है, नहीं हो सकता। फॉर कलेक्टिंग मनी या फॉर स्पेंडिंग मनी। ही डजेंट हैव टाइम फॉर एक्सेप्ट हिज ड्यूटीज़ एंड ऑक्यूपेशन, और ड्यूटीज़ और ऑक्यूपेशन हम क्यों करते हैं, मनी को स्पेंड करने के लिए, मिंट करने के लिए, कलेक्ट या मेकिंग। तो देखो दो ऑप्शन बन सकते थे, या तो मेकिंग मनी या कलेक्टिंग मनी। तो हम ड्यूटीज़ एंड ऑक्यूपेशन करते हैं फॉर मेकिंग मनी, फॉर कलेक्टिंग मनी नहीं, मेकिंग मनी, मेक मनी यूज़ होता है।
ठीक है। मैन इन ओल्ड डैश मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज एंड इंडीड मैन इन ऑल स्फीयर्स, स्फीयर्स का मतलब हो जाता है एरियाज, हो सकता है ये भी। ऑल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स भी स्फीयर्स का सिनोनिम है, ये भी हो सकता है। लो जी, ऑल एरियाज ये भी हो सकता है। फोर्थ है एजिस, ये थोड़ा सा अलग है, एजिस का मतलब हो जाएगा टाइम। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जैक्टली सिनोनिम्स थे, ठीक है। अब तीनों अगर सिनोनिम आ गए और चौथा ऑप्शन थोड़ा सा अलग से जा रहा है ना, तो उसके साथ चले जाओ। कह रहा है मैन इन ऑल एजेस मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज, कह रहा है हर युग में, मैन इन ऑल एजेस, हर टाइम पे आदमी के साथ ये वाली बीमारी लगी हुई है। एंड इंडीड वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन डैश बाय इट, इन्फेक्टेड बाय इट। देखो डिजीज के लिए इन्फेक्ट वर्ड यूज होता है, हो सकता है, देखते हैं। इन्फ्लिक्टेड बाय इट, इन्फ्लिक्ट और इन्फेक्ट भी एक से ही होते हैं। एकम्पनीड और एसोसिएट, यहाँ पे ना देखो थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब्स की सीन था। क्या था देखो, इन्फेक्टेड ऑफ ए डिजीज होता है, इन्फेक्टेड बाय ए डिजीज नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या दिया हो, वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन इन्फेक्टेड बाय, इन्फेक्टेड ऑफ होता ना तो इन्फेक्टेड आंसर आता, ठीक है। इन्फ्लिक्टेड का मतलब भी होता है सफ़र करना, सफरिंग, लेकिन इन्फ्लिक्ट के बाद बाय यूज़ हो जाता है, तो इन्फ्लिक्टेड बाय इट हो सकता है। अकम्पनीड के साथ यूज़ होता है विद, और एसोसिएटेड के साथ यूज़ होता है टू, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रीपोजिशंस का गेम था, जिसको प्रीपोजिशंस का थोड़ा सा नॉलेज था वो इजीली कर सकता था। और अगेन प्रीपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि हमें याद ही रट्टा होना चाहिए। अगर हमारी रीडिंग अच्छी हो ना तो हम इसको कहीं और सेंटेंस में यूज़ करके दे सकते थे। ही वॉज इन्फेक्टेड ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है ना, ही वॉज अकम्पनीड विथ, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों, एसोसिएटेड टू समवन, एसोसिएटेड टू समथिंग, तो इस टाइप से हम इनको अलग अलग यूज़ करके हम इजीली कर सकते थे। आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है इन्फ्लिक्टेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्लोज टेस्ट इजी था, थोड़ा सा जनरल सेंस वाला क्वेश्चंस थे इसके अंदर। जनरल सेंस इन द सेंस कि आपने कितनी ज़्यादा रीडिंग की हुई है, उस टाइप के क्वेश्चंस का ये टेस्ट था, ठीक है ना। तो ठीक है, ओवरऑल टेस्ट इजी था। 35+ तो स्कोर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।